हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक साइंस। क्योंकि आप देखे हैं कि अभी हाल ही में जो बीपीएससी के द्वारा प्राइमरी का जो पेपर हुआ है, तो उसमें एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आए हुए हैं साइंस के। तो 6 to 8 के लिए भी आपको चाहिए कि पहले आप साइंस की जो भी बुक है 6, 7, 8, 9, 10th का एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिए, क्योंकि पढ़ने से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कैसे-कैसे इन बुक से क्वेश्चंस बन सकते हैं और इन्हीं से क्वेश्चंस बनेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। भोजन फर्स्ट चैप्टर है, भोजन यह कहाँ से आता है? आज आपने अपने घर में क्या खाया था? पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। तो ये है कि आप मॉर्निंग में, जैसे कि हम अलग-अलग टाइप्स के भोजन करते हैं, मॉर्निंग में क्या खाएँ, हाँ, लंच में क्या किए। तो ये कह रहा है कि अपने दोस्त से पूछिए, अगर कोई दोस्त आपका किसी दूसरी स्टेट में रहता है, तो उससे पूछिए कि वो वहाँ पे उसने क्या-क्या खाया। तो देखते हैं कि बहुत सारी विभिन्नता हैं, वो कुछ अलग ही भोजन किया होगा, तो ये है इसमें। और देखते हैं इसमें कि संघटक क्या होता है? जैसे अगर आपको पका हुआ चावल बनाना है, पके चावल के लिए क्या-क्या हमें चाहिए? तो हमें सबसे पहले हम कच्चा चावल लेंगे और उसमें पानी डालेंगे, फिर उबालेंगे, तो पका चावल बन जाएगा। तो इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थ की आवश्यकता लगी। तो जो ये 2 पदार्थ है, ये उसके क्या हो गए? संघटक हो गए। नेक्स्ट देखते हैं इस सारणी में कि जैसे हो गया कि रोटी बनाने के लिए कच्ची सामग्री क्या-क्या लगेगी? तो आटा लगेगा और जल लगेगा, तो ये इसकी कच्ची सामग्री हो गई। तो इससे तो नहीं क्वेश्चंस आएँगे। मेन मैं करा रही हूँ। देखिए यहाँ पे ये नेक्स्ट हेडिंग है कि खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, कि जो भी खाद्य सामग्री है वो हमें किससे मिल रहा है? तो या तो हमें पौधे से मिलेगा या तो जंतु से मिलेगा। जैसे गेहूँ और चावल हो गया, तो गेहूँ और चावल कहाँ से मिलता है? तो इसका पौधा होता है। और दूध हो गया और अंडा, तो दूध, अंडा ये हमें कैसे मिलता है अंडा? तो हमें जंतु से मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें जो इम्पोर्टेंट है, भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। जैसे ये है कि पौधे के हम कौन-कौन से भाग को खाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसके हम डिफरेंट भाग को खा लेते हैं। एक ही पौधे के बहुत सारे भाग को खाते हैं। जैसे कि अगर हम ले लें सरसों, तो सरसों के बीज से आपका तेल निकल जाता है और उसी सरसों के पत्ते का हम साग बना लेते हैं, सरसों का साग बना के खाते हैं। तो ये है। और देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट, जंतु क्या खाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इसका समरी देख लेते हैं, जो भी फर्स्ट चैप्टर है, तो फर्स्ट चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट है, भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। ये हम लोग देखे ही हैं कि हमारे भोजन किससे मिलते हैं, या तो पौधे से मिलेंगे या तो जंतु से मिलेंगे। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। हाँ, जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। और जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। तो जैसे हम मनुष्य किस में आएंगे? सर्वाहारी में, क्योंकि हम दोनों मनुष्य दोनों खाते हैं, शाकाहारी भी लेते हैं, पेड़ पौधे से भी बनी हुई चीज़ों को खाते हैं और मांस भी खाते हैं हम लोग, तो हम लोग सर्वाहारी में आएंगे। फर्स्ट चैप्टर उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सेकंड चैप्टर है कि भोजन के घटक, यानी जो हम भोजन कर रहे हैं उसमें कौन-कौन से पोषक तत्व सम्मिलित होते हैं। तो इसमें ये है कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब इसमें एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि अगर हमें चेक करना है कि जो हम भोजन ले रहे हैं, ठीक, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें सम्मिलित है। किस में कार्बोहाइड्रेट है, तो किस चीज़ में प्रोटीन है, तो किस में फैट है। अगर इसको हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ये कह रहा है कि मंड के लिए परीक्षण, अगर हमें स्टार्च चेक करना है कि किस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक आलू ले लेंगे, उसका एक टुकड़ा ले लेंगे और हमें कार्बोहाइड्रेट चेक करने के लिए क्या करेंगे? एक आयोडीन का
आयोडीन विलयन 2 या 3 बूंदें डालिए। तो आयोडीन का हम क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन ले लेंगे, ठीक। जैसे यहाँ पे ब्रैकेट में बनाया हुआ है कि आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन को मिला लीजिए। इसका एक सॉल्यूशन बना लीजिए और इस सॉल्यूशन को क्या करेंगे, उस आलू के जो टुकड़ा लिए हुए हैं उस पे 2 या 3 बूंद डालिए। अगर आलू का जो रंग है नीला या काला हो गया तो ये है कि उसमें मंड है। तो आलू में तो हो ही जाएगा क्योंकि आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया ही जाता है। अगर जिस चीज़ में अगर हम आयोडीन का सॉल्यूशन किसी और चीज़ में डालें और उसमें नीला या काला नहीं हुआ तो इससे पता चल जाएगा कि उस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, मंड नहीं है उसमें। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि प्रोटीन के लिए एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। अगर हमें चेक करना है कि प्रोटीन किस चीज़ में है, तो जैसे अगर हम ले लें कि दाल ले लेते हैं, बिना पकी अरहर की दाल ले लेते हैं, तो उसका पहले चूड़ बना लेंगे, उसको छोटे छोटे चूड़ बना लेंगे, उसको पीस लेंगे और उसको एक परखनली में रख लेंगे। अब ये कह रहा है कि उसमें हम कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का एक विलयन पहले हम तैयार कर लेंगे और इस विलयन को उस चूड़ पे परखनली में जो हम लिए हुए हैं दाल, उसमें हम डालेंगे। तो अगर उसका रंग बैंगनी रंग का हो गया, यानी तो बैंगनी रंग ये बताता है कि प्रोटीन है। अगर बैंगनी रंग का हो गया तो प्रोटीन है उसमें, अगर बैंगनी रंग का नहीं होता तो उसमें प्रोटीन नहीं होता। नेक्स्ट है कि वसा के लिए एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। तो वसा के लिए हम क्या ले सकते हैं, सूखा नारियल ले सकते हैं और ये कह रहा है सूखा नारियल लीजिए और उसे किसी कागज़ पे और उसको बारीक पीस लीजिए, बारीक पीस के उसमें कागज़ में रख दीजिए। तो देखते हैं कि कागज़ पर तेल का धब्बा उस पे दिखने लगेगा आपको। आप तो ऐसे नॉर्मली ये सब कोई देख लेता है कि तेल का उसमें धब्बा चिपचिपा दिखने लगता है, तो इससे पता चल जाता है कि उसमें वसा है। और इसमें देखते हैं कि विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, इनका क्या यूज होता है। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहते हैं। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है कि ऊर्जा देने वाले भोजन कौन से होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ये है कि प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। तो प्रोटीन हम लोग किस लिए यूज करते हैं, तो इससे शरीर की वृद्धि होती है, शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और विटामिन का हम यूज क्यों करते हैं, तो विटामिन जो होता है ये रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। और ये डिफरेंट टाइप्स के विटामिन हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि जो डी है, विटामिन डी हमें किससे मिलता है, तो सूर्य के प्रकाश से मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, संतुलित आहार। संतुलित आहार किसे कहते हैं, तो ऐसे आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व सम्मिलित होते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, संतुलित आहार बोलेंगे। और साथ में रुक्षांश तथा जल भी होने चाहिए। रुक्षांश क्या होते हैं, आहारी रेशे भी इनको बोलते हैं। जैसे जो हम सलाद खाते हैं तो इनसे ज़्यादा विटामिन्स तो हमें नहीं मिलता है, लेकिन ये हमारे भोजन को अच्छे से डाइजेस्ट कर देते हैं, यानी अच्छे से पचा देते हैं। तो हमें इसकी भी आवश्यकता होती है, संतुलित आहार में हमें ये भी चाहिए। और इसमें ये कह रहा है कि जैसे बार बार अगर हम चावल या दाल को धुलते हैं तो उससे बहुत सारे विटामिन तथा खनिज लवण क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये कह रहा है कि सब्जियों के अगर छिलका, हम लोग बहुत सारे सब्जियों के छिलका उतार देते हैं, यानी फलों को बहुत लोग क्या करते हैं कि छिलका उतार के खाते हैं, तो उससे भी बहुत सारे विटामिन क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ये है कि पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, और ये क्या है कि अभावजन्य रोग क्या होता है कि जैसे कि अगर हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियाँ उत्पन्न कर सकता है, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं। जैसे कि अगर हम लंबे समय तक कोई विटामिन से कोई प्रोटीन, जैसे मान लीजिए प्रोटीन अगर हम लंबे समय तक न लें तो इसी को हम क्या बोलेंगे कि अभावजन्य रोग हो जाता है।
तो प्रोटीन अगर ना लें तो हमें क्या हो सकता है, तो वृद्धि का अवरुद्ध होना, वृद्धि नहीं बढ़ेगी, वृद्धि नहीं होगा। चेहरे पे सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियाँ और पेचिश ये हो सकता है, तो इसको अभावजन्य रोग बोल सकते हैं। हाँ, इसका ये सारे इम्पॉर्टेंट है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो छीड़ता दृष्टिहीनता हो जाती है हमें। विटामिन बी1 की कमी से बेरी-बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। विटामिन डी, रिकेट्स और कैल्शियम की कमी से अस्थिया और दंत क्षय। आयोडीन की कमी से अगर पर्याप्त मात्रा में हम नहीं लेंगे तो गायटर यानी घेंघा रोग हो जाता है। लौह तत्वों की कमी से अरक्तता यानी एनीमिया हो जाती है हमें। तो इसलिए हमें पर्याप्त मात्रा में हर एक चीज़ हमें चाहिए, संतुलित हर एक आहार मतलब विटामिन्स हमें चाहिए। इसका समरी देख लेते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन-कौन से हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स और खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी हैं। ये हम लोग पढ़े हैं कि कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। सेम एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है। फिर ये कह रहा है कि हमारे शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता होती है। विटामिन्स हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं, तो विटामिन्स हमें अल्प मात्रा में चाहिए क्योंकि ये हमें रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार क्या होता है, तो ऐसे आहार जिसमें सभी पोषक तत्व तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता, जैसे मैं बताएं कि अभी हम लोग ना लें किसी एक पोषक तत्वों को लंबे समय तक कोई ना ले तो उसको क्या हो जाता है, तो वही अभावजन्य रोग हो जाता है, विकार उत्पन्न हो सकता है। तो इसमें इतना ही था सेकंड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर हम लोग देखते हैं तंतु से वस्त्र तक। तो मैं बताती हूँ कि तंतु तंतु क्या होता है, जैसे देखिए कह रहा है कि सुई में तागे को पिरोने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा परीक्षण किया होगा। कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पे तागे की सुई के नोक से गुजरना कठिन हो जाता है। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिला के बनी होती हैं, जिन्हें तंतु कहते हैं। जैसे आप घर में भी देखे होंगे कि जब हम सुई में डोरा डालते हैं, डोरा यानी धागा को जब हम डालते हैं तो क्या होता है कि कभी-कभी वो धागा सुई उसके अंदर नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि वो जो धागा होता है, वो धागा भी बहुत पतली-पतली लड़ियों में वो विभक्त हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसको हाथ से मसल देते हैं और उसको सीधे कर देते हैं और फिर उसके बाद डालते हैं तो आसानी से चला जाता है उसमें। तो ये कह रहा है कि जो धागा होता है, तो वो धागा भी पतली-पतली तंतुओं से बना होता है। कभी आप निकाल के देखिएगा तो बहुत पतली-पतली धागे के अंदर भी पतले-पतले तंतु निकलेंगे। तो ये कह रहा है कि तंतु से मिला के धागा बनता है और जो ये धागा बनता है ये किस प्रकार के होते हैं, तो या तो प्राकृतिक होते हैं या फिर संश्लिष्ट होते हैं। तो प्राकृतिक में कौन-कौन से होंगे, तो रुई तथा जूट पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे ऊन हमें कैसे प्राप्त होता है, भेड़ अथवा बकरी की कर्तनी ऊन से प्राप्त होता है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँट के बालों से प्राप्त किया जाता है। तो रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। जैसे रेशम कीट पालन हम लोग करते हैं तो उसी से क्या कहता है, रेशम तंतु हमें प्राप्त होता है। तो ये प्राकृतिक हैं, तो प्राकृतिक हमें 2 तरीके से मिलेंगे, या तो हमें पौधे से मिलेंगे या तो जंतु से मिलेंगे। और संश्लिष्ट जो होता है ये तो केमिकल डाल के बनाया जाता है। तो संश्लिष्ट में कौन-कौन से आएंगे, तो पॉलिएस्टर आएगा, नायलॉन और एक्रिलिक, ये इंपॉर्टेंट है तीनों। ये संश्लिष्ट तंतु हैं, ये जो बनाए जाते हैं केमिकल का यूज करके। कुछ पादप तंतु जो तंतु हैं तो कौन-कौन से, रुई है, तो इसका कपास की खेती की जाती है तो उससे हमें रुई निकलता है। फिर जूट हो गया, जूट यानी पटसन, इससे ये भी एक पौधा है, इससे हम लोग क्या बनाते हैं, जैसे देखे होंगे कि बोरा जो बना होता है, बोरे वगैरह, तो ये सब जूट से ही बने होते हैं। और देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बस इसका समरी देख लेते हैं। समरी इम्पोर्टेंट है। वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिएस्टर। तो अभी हम लोग देखे हैं कि सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्र किस में आएंगे, ये प्राकृतिक तंतु हैं और पॉलिएस्टर जो है ये संश्लिष्ट तंतु हैं।
वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। वस्त्र किससे बनते हैं? तागो मतलब धागा, थ्रेड से बनते हैं। और जो धागा होता है, तो धागा किससे बना होता है? तंतुओं से बना होता है। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा संश्लिष्ट। ऊन, रेशम और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन और पॉलिएस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। रुई और जूट जैसे तंतु पादप से प्राप्त किए जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, पादप से रुई और जूट हमें मिलता है। और तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। जैसे जो हम धागा देखते हैं, तो धागा जो किससे बना हुआ है? तंतु से बना हुआ है। तो तंतु से धागा जो बनाने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कताई कहते हैं। तो तंतु से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तागों की बुनाई 2 प्रकार से की जाती है, जिनसे वस्त्र बनते हैं। हाँ, ठीक है। तो 3rd चैप्टर में इसमें इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं 4th चैप्टर कराऊँगी। थैंक यू।